फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल GSK पॉइंट पर। आज हम NCERT क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत चैप्टर 1 संविधान क्यों और कैसे से आज की इस ऑनलाइन कक्षा की शुरुआत करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। इस चैप्टर के अंतर्गत आप संविधान क्या है, संविधान किसे कहते हैं और संविधान समाज को क्या देता है या समाज को इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, समाज में शक्ति का बंटवारा संविधान किस तरीके से करता है, यह इस अध्याय के अंतर्गत आप जानेंगे। तथा साथ ही साथ इस अध्याय के अंतर्गत आपको यह भी जानने का मौका मिलेगा कि भारत का संविधान कैसे बनाया गया, किन लंबी प्रक्रियाओं से होकर भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ी, इसको भी हम इस चैप्टर के अंतर्गत जानेंगे। सर्वप्रथम हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि संविधान है क्या। विद्यार्थियों, संविधान जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में इसको कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जिसका अर्थ, जो शाब्दिक अर्थ है, वो शरीर के ढांचे या संरचना से लगाया जाता है। जिस तरीके से शरीर की जो संरचना है, जिस तरीके का ढांचा है, उसी के आधार पर जो है पूरा शरीर हम कह सकते हैं कि विकसित होता है, या शरीर हमें जो है दिखाई देता है, जो जिस ढांचे में जो है शरीर आकार ग्रहण करता है, तो उसी ढांचे के अनुसार जो है शरीर आकार लेता है और क्रियाशील होता है। तो उसी तरीके से राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का अर्थ है, वो राज्य के ढांचे और संगठन से लगाया जाता है। इस संविधान के अनुसार ही राज्य का संचालन होता है। राज्य का जो ढांचा है उसके अनुसार राज्य आकार लेता है और इसी के अनुसार राज्य के अंतर्गत जो ढांचा है वो कार्य करता है, संगठित होता है और आगे बढ़ने का काम करता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि संविधान नियमों, उपनियमों का एक ऐसा दस्तावेज है जिसके अनुसार सरकार का संचालन और राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित किया जाता है। तो एक तरीके से संविधान जो है विभिन्न नियमों, उपनियमों और कानूनों का एक पुंज है, जिसके आधार पर किसी राज्य की जो शासन है, सत्ता है, वो हम कह सकते हैं कि आकार लेता है और उसका संचालन किया जाता है। यदि हम इसको एक उदाहरण के रूप में समझने का प्रयास करें, तो एक उदाहरण हम अपने विद्यालय का लेते हैं। विद्यार्थियों, आप देखते हैं कि जब हम किसी विद्यालय में जाते हैं तो आप देखते हैं कि उस विद्यालय के कुछ नियम और कानून होते हैं। आप देखते हैं कि हम एक निश्चित समय में विद्यालय में प्रवेश करते हैं। विद्यालय आने का एक निश्चित समय है और उसके बाद विद्यालय में प्रार्थना के लिए एक निश्चित समय निर्धारित किया गया है। प्रेयर जब होती है तो प्रेयर बेल बजाई जाती है और सभी विद्यार्थी नियमानुसार प्रार्थना स्थल पर एकत्र होते हैं, प्रार्थना होती है। इसके पश्चात आप देखते हैं कि प्रत्येक कक्षा के लिए एक निश्चित समय सारणी निर्धारित की जाती है, टाइम टेबल बनाया जाता है, जिसके अनुसार कक्षाओं में जो है जो विभिन्न विषय हैं उनको एक निश्चित विषयाध्यापक के द्वारा उन विषयों का अध्यापन करवाया जाता है। आप एक निश्चित समय में एक निश्चित विषय को पढ़ते हैं और आप देखते हैं कि विद्यालय के अंदर प्रत्येक विषय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापक को जो है ये जिम्मेवारी दी जाती है कि वो अमुक विषय का अध्ययन कराएगा। और इसके साथ साथ विद्यालय में जो विभिन्न कर्मचारी हैं, अध्यापक हैं, प्रधानाचार्य हैं, उनके अलग अलग जो है कार्य उनको सौंपे गए हैं, जहाँ प्रधानाचार्य विद्यालय का प्रबंधन और
देखरेख करने का काम करते हैं, वहीं अध्यापकों को जो है विभिन्न विषयों को के अध्यापन की जिम्मेवारी सौंपी गई है। वहीं आप देखते हैं कि विद्यालय में अन्य भी कर्मचारी होते हैं। विद्यालय में क्लर्क, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो अपने अपने कार्यों को संपादित करते हैं। तो इस तरीके से विद्यालय जो है एक निश्चित नियमों के आधार पर चलता है, जिससे आप देखते हैं कि विद्यालय में प्रवेश करने के साथ ही हमें विभिन्न नियमों का अनुसरण करना पड़ता है, और यह अनुसरण हम जो है विद्यालय में जब तक जो है अवकाश नहीं हो जाता, छुट्टी नहीं हो जाती, तब तक हम नियमों से बंधे होते। यदि आप कल्पना करें कि विद्यालय में आने के किसी तरीके के कोई नियम ना हो, कोई विद्यार्थी जो है 9 बजे विद्यालय में आ जा रहा है, कोई जो है सुबह 7 बजे ही पहुंच जा रहा है, और कोई विद्यार्थी जो है छुट्टी के 1 बजे 2 बजे विद्यालय आ रहे हैं। कभी कभी आप देखेंगे कि यदि विद्यालय में समय सारणी न बनी हो, कभी एक ही समय में कई अध्यापक जो है आपको अपने अपने विषय को पढ़ाना चाहते हो, या हो सकता है कि विद्यालय में जो अध्यापक हैं उनको एक ही विषय को पढ़ाने के लिए अनेक अध्यापक जो है उस विषय को पढ़ाना चाहते हो। तो आप देखेंगे कि इससे क्या हो जाएगी, पूरे विद्यालय की जो व्यवस्था है वो गड़बड़ा जाएगी। कभी आपके कक्षा में जो है एक समय पर बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए होंगे, और कभी जो है हो सकता है कि कोई भी अध्यापक जो है कई जो है घंटों तक आपको कोई भी अध्यापक आपके वादनों में आए ही ना। हो सकता है कि जब आप जो है छुट्टी के लिए जा रहे हो तो कुछ विद्यार्थी जो है विद्यालय में पढ़ने के लिए आ रहे हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि विद्यालय का संचालन पूरे तरीके से चरमरा जाए। तो विद्यार्थियों, वही स्थिति एक देश की भी है। यदि किसी देश का संचालन यदि संविधान के द्वारा, एक संविधान के माध्यम से न हो, तो जो है देश के संचालन के लिए निश्चित नियम कानून न हो, तो उस देश का संचालन जो है करना, उस देश को जो है आगे बढ़ाना बहुत कठिन है। तो इस तरीके से जो हम लोगों ने विद्यालय का जो उदाहरण लिया कि विद्यालय का एक निश्चित संविधान है, विद्यालय के लिए एक निश्चित नियम कानून बनाए गए हैं, जिसके आधार पर एक विद्यालय यदि संचालित होता हो तो वह विद्यालय जो है बहुत अच्छे विद्यालयों में उसकी गिनती होगी, और उस विद्यालय में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं बहुत उन्नति करेंगे। यदि विद्यालय में किसी तरीके के नियम कानून न हो, किसी तरीके की जो है उचित व्यवस्था न हो, तो इससे जो है पूरा विद्यालय प्रभावित होगा, और वो विद्यालय जो है उस विद्यालय में पढ़ाई होनी बहुत असंभव हो जाएगी। तो यही चीज जो है एक देश के लिए भी देखने को मिलती है। यदि हमें किसी देश को जो है आगे बढ़ाना है, उसको जो है उसका विकास करना है, उस देश को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए एक संविधान का होना जो है बहुत आवश्यक है, क्योंकि संविधान ही जो है राज्य को एक सुव्यवस्थित ढांचा प्रदान करता है, उसको एक सुव्यवस्थित जो है नियम कानून उपलब्ध कराता है, जिसके कारण जो है उस देश की सरकार का संचालन हो सके, जो राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा जो है निर्धारित किया जा सके। तो इस तरीके से यदि हम डायसी के शब्दों में संविधान को समझने की कोशिश करें, तो वे सब कानून संविधान में सम्मिलित होते हैं जिनका राज्य में प्रभुत्व शक्ति के प्रयोग अथवा वितरण पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से संविधान में वे सभी नियम कानून जो है शामिल किए जाते हैं जिनका राज्य में प्रभुत्व शक्ति के प्रयोग की जो भी जो है शक्तियों का जो है प्रयोग कर रहा है, और जो जिस तरीके से जो शक्तियों का वितरण किया गया है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उस पर जो है प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से हम यदि सरल शब्दों में इसको समझें तो संविधान क्या है? यह एक नियम और कानूनों का एक या उपनियमों का एक जो है पुंज है, एक जो है हम कह सकते हैं कि दस्तावेज है, जिसके आधार पर जो है किसी राज्य का संचालन किया जाता है, जो है सरकार
जिन नियमों के तहत काम करती है, राज्य जिन नियमों और जो है कानूनों के तहत अपना स्वरूप जो है धारण करता है, उन सब को जो है हम संविधान में शामिल करते हैं। तो किसी देश या संस्था द्वारा निर्धारित किए गए नियम कानून जिनके माध्यम से उस देश या संस्था का सुचारू रूप से संचालन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। तो अगला जो मुख्य प्रश्न आपके सामने आता है कि संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, क्यों जो है संविधान किसी भी राष्ट्र के लिए जरूरी है। तो जैसे कि हम विद्यालय के उदाहरण से समझ पाए हैं कि यदि किसी भी देश में यदि संविधान नहीं होगा तो उसको उस राष्ट्र को सुव्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के लिए या उस राज्य को सुव्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाना बहुत कठिन हो जाएगा। बहुत जो है उस राज्य में जो है हम कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था बनाए रखना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो संविधान को बनाने या किसी भी राष्ट्र में जो है संविधान की आवश्यकता होती है, इसके पीछे बहुत से ऐसे कारण हैं जो या बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इस बात का एहसास कराती हैं कि किसी भी राष्ट्र के लिए संविधान का होना आवश्यक है। तो पहला जो इसकी आवश्यकता है, संविधान की आवश्यकता हमें इसलिए है क्योंकि यह हमें बुनियादी नियम उपलब्ध कराता है। संविधान हमें बुनियादी नियम उपलब्ध कराता है। विद्यार्थियों, हम जो है यदि हम अपने देश की बात करें तो आप देखते हैं कि हमारे देश में बहुत विविधता देखने को मिलती है। विविधताओं से भरा हुआ देश हमारा है, जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न पंथों के लोग यहाँ पर रहते हैं। अलग अलग हमारे शौक हैं, अलग अलग व्यवसाय हम करते हैं, अलग अलग जो है धार्मिक निष्ठाएं हमारी हैं, अलग अलग पसंद हमारी है, अलग अलग पहनावा हमारा है। तो इस तरीके से बहुत विविधता हमारे बीच देखने को मिलती है। तो संविधान जो है इन विविधताओं के बीच कि हमें कुछ जो है न्यूनतम समन्वय बनाने या न्यूनतम समन्वय हमारे बीच बनाने का प्रयास संविधान के द्वारा किया जाता है। अर्थात यदि किसी कानून की बात करें हम, यदि देश में कोई भी नियम कानून बनाना चाहें तो यह बात जो है कि सभी उस नियम कानून को लेकर, पूरे देश के लोग उस नियम कानून को लेकर जो है सहमत हों, ये जरूरी नहीं। इतनी विविधताओं के बावजूद हो सकता है कि बहुत से लोग जो है जो कानून जो है देश में बनने जा रहा है उस कानून को लेकर सहमत ना हो। तो संविधान जो है इस स्थिति में जो हम कह सकते हैं कि एक समन्वय बनाने का काम करता है। संविधान उन नियमों को जो है शामिल करने का प्रयास करता है कि जिसमें अधिक से अधिक लोग जो है जिन नियम कानूनों पर जो है सहमत हो, क्योंकि सबको सहमत करना जो है किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए, सभी किसी नियम या कानून पर राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को सहमत करना यह एक जो है बहुत कठिन कार्य है। तो संविधान यह प्रयास करता है कि वह बुनियादी नियमों का एक समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। अर्थात देश को ऐसे नियम कानून जो है उपलब्ध कराए जा सके जिसमें देश के अधिकांश लोग जिन नियम कानूनों पर सहमत हों। विविधताओं के बावजूद आप देखते हैं कि भारत का जो संविधान है उसमें ऐसी चीजें शामिल की गई हैं, ऐसे नियम कानून उसमें शामिल है कि जिसमें भारत के अधिकांश जो लोग हैं, अधिकांश नागरिक जब संविधान बना उन नियम कानूनों से सहमत थे। दूसरी जो आवश्यकता हमें महसूस होती है कि संविधान हमें क्या दिखलाता है, निर्णय लेने की शक्ति का निर्धारण करता है। आप देखते हैं कि दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है कि किसी कार्य के लिए कौन व्यक्ति जो है जिम्मेवार रहेगा, कौन सा निर्णय जो है किस व्यक्ति को करना चाहिए, किस संस्था को करना चाहिए, ये एक बड़ा जो है प्रश्न है। आप देखते हैं कि प्राचीन समय में जब राजतंत्र हुआ करता था तो राजा को जो है कानून का निर्माण करने का अधिकार प्राप्त था। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि राजा जो है पूरे तरीके से सरकार राजा ही हुआ करता था। सारे, चाहे वो विधायिका संबंधी अधिकार हो, कार्यपालिका संबंधी अधिकार हो या न्यायपालिका संबंधी जो अधिकार हो, उन सबका स्रोत राजा ही था और सारी शक्तियां जो है राजा में समाहित हुआ करती थी।
उसी तरीके से यदि हम जो है सोवियत संघ की बात करें कि जहाँ पर जो है संविधान में निर्णय करने की जो अधिकार है वो एक पार्टी को दिए गए हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको जो है अधिकांश जो है अधिकार दिए गए। तो इस तरीके से कि निर्णय कौन करेगा, संविधान यह भी निर्धारण करने का काम करता है कि भाई कानून बनाने की शक्ति किसके पास में होगी, जो है उसको लागू करने का काम कौन करेगा, और जो न्याय देने का काम जो है किसके द्वारा किया जाएगा। तो इस तरीके से भारत में आप देखते हैं कि जो कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद को दी गई है। संसद का गठन एक विशेष प्रकार से जो है संसद का गठन किया जाता है। तो इस तरीके से जो संविधान है वो यह भी निर्धारित करता है कि निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी और कौन से कार्य के लिए कौन जो है संस्था, कौन जो है व्यक्ति निर्णय लेगा। तो समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी, सरकार का निर्माण किस तरीके से किया जाएगा और कौन जो है किस कार्य के लिए निर्णय लेने का अधिकार रखता है, यह भी जो है इसका निर्धारण भी संविधान के द्वारा किया जाता है। इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता महसूस होगी। अगला, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। अगला जो महत्वपूर्ण कार्य है संविधान का कि यह जो है सरकार की शक्तियों पर जो है सीमा निर्धारण का भी काम करता है कि सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। हम यदि किसी सरकार को शक्तियां सौंप देते हैं, जो नागरिक हैं, जो यदि सरकार को सारी शक्तियां हम जो है सौंप देते हैं कि आप हमारे ऊपर जो है शासन कीजिए, तो इस स्थिति में सरकार को निरंकुशता से बचाने के लिए संविधान के माध्यम से हम सरकार के लिए भी सीमा निर्धारण का काम करते हैं। संविधान के माध्यम से ये निर्धारित किया जाता है कि कोई भी सरकार सत्ता में आए वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न कर सके। सरकार एक सीमा से आगे बढ़कर किसी भी नागरिक के व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन न कर सके। तो इस तरीके से संविधान के माध्यम से सरकार की सीमाओं, सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण करने का भी प्रयास किया जा सकता है। यह जो है सरकार पर नियंत्रण करने का काम भी करती है। अगली चीज, समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य की पूर्ति। संविधान जो है समाज की जो आकांक्षाएं हैं, संविधान सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करता है कि जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। कि संविधान के द्वारा कि समाज की जो आकांक्षाएं हैं, यदि हम हमारे द्वारा जो है स्वतंत्रता की जो मांग की गई, स्वतंत्रता के लिए आप लोगों ने देखा कि अनेक लोगों ने अपना बलिदान किया और जब हमारा संविधान बना तो उस संविधान के द्वारा के माध्यम से हमारे देश की लोगों की जो स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे उन लोगों की कुछ आकांक्षाएं थी, कुछ लक्ष्य उनके द्वारा निर्धारित किए गए थे कि हम एक किस तरीके का भारत हम चाहते हैं, किस तरीके से हम जो है लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उसको पूरा कर सकें, किस तरीके का देश हम चाहते हैं। ये जो आकांक्षाएं हैं, ये जो लक्ष्य हैं, उनकी पूर्ति का काम भी जो है संविधान के द्वारा किया जाता है। संविधान में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे हम उन लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। उन जिस तरीके का देश हम चाहते हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारे संविधान में पंथ निरपेक्षता की बात की गई है, लोक कल्याणकारी जो है राज्य की बात की गई है, हमारे संविधान में जो है सभी को जो है समानता देने की बात कही गई है, स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो ये सब जो है हमारे समाज के जो है आकांक्षाएं हैं, लक्ष्य हैं, जिसकी पूर्ति हम जो है संविधान के माध्यम से कर सकते हैं। अगली जो चीज है कि राष्ट्र को बुनियादी पहचान दिलाने की बात है कि संविधान जो है राष्ट्र को बुनियादी पहचान कराता है। संविधान के माध्यम से ही किसी समाज को एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना पड़ता है कि हम पर
शासन कैसे होगा, शासितों में कौन कौन से लोग होंगे, संविधान बनने से पहले हमारी अन्य अनेक प्रकार की जो पहचान और अस्मिताएं हैं उनको कैसे जो है हम अपने संविधान के माध्यम से एक अलग पहचान दिला सकें, यह संविधान का काम है। तो इस तरीके से संविधान जो है एक राष्ट्र को बुनियादी पहचान, एक ऐसी पहचान दिलाने का प्रयास करता है कि जिसमें देश के अधिकांश लोग जो है जिस बात पर सहमत हों और जो उस राष्ट्र को अन्य राष्ट्रों की तुलना में एक विशेष पहचान दिलाता हो, जिसमें उस राष्ट्र की जो ऐतिहासिक परंपराएं हैं, जो उसकी जो आप कह सकते हैं कि सदियों से जो पहचान रही है वो अक्षुण्ण रहे, उसको बनाए रखा जा सके और एक अलग पहचान उस राष्ट्र को विश्व में मिल सके। यह संविधान की आवश्यकता इसलिए भी हम जो है महसूस करते हैं। तो इस तरीके से आज की इस कक्षा में विद्यार्थियों हम लोगों ने संविधान क्या है और संविधान की आवश्यकता हमें क्यों होती है इस बारे में चर्चा की, और अगले अध्याय में हम भारत के संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया रही उस पर चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं।